नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम लोग ने और टॉपिकों पर डिस्कशन किया और सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया, ठीक उसी तरह से अब हम डिस्कशन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पर। और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी और जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी पक्षों पर हमारा अध्ययन होगा दोस्तों। बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो आपके प्रीलिम्स होते हैं प्यारे दोस्तों, उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर प्रश्न मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। बहुत ही लाजवाब सेशन होगा, बहुत ही अच्छा सेशन होगा, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ़ और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करना है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करना है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए थे। प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए थे। ए विकल्प है वह कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने के पक्ष में थे। उन्होंने पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने कृषि में महानिरीक्षक स्तर के जो अधिकारी को नियुक्त किया था। उन्होंने सिंचाई की बेहतरी के लिए एक आयोग भी नियुक्त किया था। आपके विकल्प हैं दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं या इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं जिसमें आपके सही कथन पे हों, कथन पर आधारित प्रश्न हों, तो कथन को अच्छे से ध्यान में समझ कर पढ़ा करिए। तो लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए थे। आपके विकल्प आपके सामने हैं, प्रश्न आपके सामने है, आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वह कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने के पक्ष में थे। ये बिल्कुल सही है बात है प्यारे दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, उन्होंने कृषि में महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया था, तो ये कथन भी आपका सही है। उन्होंने सिंचाई की बेहतरी के लिए क्या किया था, एक आयोग नियुक्त किया था, तो ये कथन भी सही है। तो आपका पहला और तीसरा चौथा जो कथन है वो सही है। ये कौन से ऑप्शन में दे रहा है, कौन से विकल्प में दे रहा है, तो ये सी विकल्प पे दे रहा है दोस्तों, पहला तीसरा और चौथा। बात समझ में आ रही है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर है सी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में हिंसा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस घटना से हुई थी। बात समझ में आई दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो पंजाब में हिंसा शुरू हुई थी वो किस घटना से शुरू हुई थी। तो वो विकल्प क्या है, क्रॉलिंग ऑर्डर। बी विकल्प है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में। सी विकल्प है पार्लियामेंट्री सुधार और डी विकल्प है बंगाल का विभाजन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में हिंसा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस घटना से हुई थी। प्रश्न भी सामने है, विकल्प भी सामने है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। हमने इससे पहले हिंदी के सब्जेक्ट पर, हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कशन किया और अब हम हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जो पंजाब में हिंसा शुरू हुई थी वो किस कारण से हुई थी, तो उसका कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के कारण ये घटना घटित हुई थी, पंजाब में हिंसा का रूप ले लिया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विकल्प है 1886, 1901, 1906 और 1911। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विकल्प क्या है, 1886, 1901, 1906, 1911।
मैं हर वीडियो में, हर सेशन में, हर सेगमेंट में यही कहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आपको सफल होना है दोस्तों, तो संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अपनी मेहनत को अंजाम देते रहना है, लगातार आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि ईश्वर कब आपकी मेहनत को सफलता में बदल दे ये कोई नहीं जानता दोस्तों। तो अपनी मेहनत से पीछे नहीं भागना, लगातार मेहनत करते रहना है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा और आप एक कदम अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1886, 1901, 1906, 1911। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे दोस्तों 1901 में। 1901 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना की गई थी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्यवाही को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बात समझे दोस्तों, यानी हैदराबाद पर कब्जे के लिए जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके विकल्प हैं ऑपरेशन हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन चार मीनार और ऑपरेशन निजामुल मुल्क। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है। हर रोज़ाना हम नए प्रश्नों को देखते हैं, नए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पे है दोस्तों, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जीआईसी लेक्चर के अभी एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन चार मीनार, ऑपरेशन निजामुल मुल्क। तो दोस्तों हैदराबाद पर कब्जे के लिए जो पुलिस कार्रवाई की गई थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ऑपरेशन पोलो के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है? विकल्प क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलेजली और लॉर्ड कर्जन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े प्रश्नों को तो पढ़ लेते हैं, पर उसकी बारीकी के, उसके बेस को हम छोड़ देते हैं। और हकीकत क्या होता है दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में बेस ही पूछता है और हम उसको कर नहीं पाते। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से भरे जंगलों में तब्दील हो गया है? विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलेजली। दोस्तों विलेजली लिखा है, विलेजली होगा। लॉर्ड कर्जन। तो वह दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि बंगाल का जो 1/3 हिस्सा है वो जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए थे? विकल्प है 1988, 1890, 1893, 1905। प्रश्न बहुत ही सीधा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? 1988 में गए, 1890 में गए, 1893 में गए, 1905 में गए। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि गांधी जी जब भारत लौटे थे तो किस जहाज़ से भारत लौटे थे? याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि गांधी जी किस जहाज़ से वापस आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? 1988, 1890, 1893, 1905। तो दोस्तों 1893 ईस्वी में गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए थे। कब चले गए थे? 1893 में। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी का निजी सचिव कौन था?
प्रश्न है गांधी जी का निजी सचिव कौन था? तो महादेव देसाई, शरद बोस, केसी नैयर और एसीपी मित्रा। फिर दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। दोस्तों तो फटाफट से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। गांधी जी का निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई, शरद बोस, केसी नैयर और एसीपी मित्रा। तो दोस्तों गांधी जी का जो निजी सचिव था वो कौन था? तो गांधी जी का निजी सचिव था महादेव देसाई। याद रखिएगा, महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के निजी सचिव थे। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हमने एक प्रश्न और देखा था दोस्तों, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। याद रखिए कौन थे? महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के निजी सचिव माने जाते हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? विदेशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? विदेशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? विकल्प है 1929, 1932, 1935, 1941। तो विदेशी संबंध जो है ये अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1929 में, 1932 में, 1935 में या फिर 1941 में? तो दोस्तों 1941 की बात है कि विदेशी संबंध अधिनियम को पारित किया गया था और लागू भी किया गया था। याद रखिएगा, विदेशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1941 में लागू किया गया था। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक राजा राम मोहन राय के बारे में कहा गया है? प्यारे दोस्तों फिर कथन पे आधारित प्रश्न है, बहुत ध्यान से कथन को पढ़िएगा और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक राजा राम मोहन राय के बारे में कहा गया है? तो पहला कथन है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक, दूसरा है एक नए युग के अग्रदूत, तीसरा है भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चयन करना है। केवल पहला कथन सही है, पहला और दूसरा कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है या फिर तीनों कथन यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक है जो राजा राम मोहन राय के बारे में कहा गया है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी इनको कहा जाता है, एक नए युग के अग्रदूत भी इनको माना जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर भी इन्हें कहा जाता है, माना जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन किस में दे रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला था? निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था? तो पहला है फोर्ट सेंट एंजेलो, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम। कौन सा कॉलेज है जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला है? विकल्प है फोर्ट सेंट एंजेलो, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम। तो दोस्तों जो किला अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला किला था वो कौन सा था? तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा किला था दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये पहला किला था जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर बात किया जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। याद रखिएगा, किसके बनाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1640 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में
हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? यानी हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री को स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? शाह शुजा ने, मुर्शिद कुली खान ने, शुजाउद्दीन ने, अलीवर्दी खान ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों, बंगाल के हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जिसने दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी प्यारे दोस्तों शाह शुजा ने। याद रखिएगा, किसने दी थी? शाह शुजा ने दी थी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों, आपने प्रश्न क्या देखा कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो वो थे शाह शुजा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ए विकल्प सही हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? विकल्प है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, जिस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद को उत्प्रेरक माना जाता है वो कौन है? तो वह है लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है। किसको? लॉर्ड कर्जन को। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था? किस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो आपका विकल्प है 1774, 1776, 1778, 1780। किस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों, जिस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था वो वर्ष कौन सा था? तो वो वर्ष था 1774। वर्ष क्या था दोस्तों? तो वो वर्ष था 1774। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? समझिए दोस्तों, दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? तो ए विकल्प है 2 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या फिर 7 अप्रैल 1930 को। तो दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? तो आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने जिस तारीख को नमक कानून तोड़ा था वो डेट क्या थी? वो वर्ष क्या था? तो 6 अप्रैल 1930 का दिन था। वो कौन सा दिन था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? विकल्प है सी आर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर एन टैगोर ने, एस सी बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि जिसने दी थी वो थे एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बात समझ में आ रही है दोस्तों? प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? विकल्प है ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम था दोस्तों? ऑपरेशन जीरो आवर नाम था। जो ऑपरेशन चलाया गया था भारतीयों को पकड़ने के लिए यानी गिरफ्तार करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी नेता थे। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत तुरंत पाकिस्तान में शामिल हो गई थी? कौन सी ऐसी रियासत थी जो ब्रिटिश राज के दौरान पाकिस्तान में शामिल हुई थी? तो आपके पहले कथन क्या है? मकरान, खारन, लाज़बेला, कलात। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलते, लेकिन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता हूं, जिससे कि आप ये समझ सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक की है और आपको सिलेक्शन कैसे पाना है, किस तरह से मेहनत करनी है, किस रास्ते से चल कर आपको सफलता जल्दी से जल्दी हासिल होगी। तो ब्रिटिश राज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत तुरंत पाकिस्तान में शामिल हुई थी? कथन है मकरान, खरान, लाज़बेला, कलात। नीचे दिए गए कोड से विकल्प चुनना है। पहला और दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही है या फिर चारों सही हैं। आइए देखते हैं। तो ब्रिटिश राज के दौरान पाकिस्तान में शामिल होने वाली जो रियासतें थीं वो कौन सी थीं? तो पहले मकरान था दोस्तों, फिर खरान था और फिर लाज़बेला, यानी कि तीनों थी, पहला, दूसरा, तीसरा। ये विकल्प आपके बी में दे रहा है। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नवंबर 1939 की बात है। कांग्रेस प्रांतीय सरकारों के इस्तीफे का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? 1939 में कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या था? विकल्प है सार्वजनिक सुरक्षा पर ब्रिटिश अध्यादेश, कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की ब्रिटिश घोषणा करना यानी द्वितीय विश्व युद्ध में, सी विकल्प है शक्तियों का अभाव और जनता के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करने में असमर्थता, और डी विकल्प है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1939 में कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों नवंबर 1939 की बात है। कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करना यानी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा क्या कारण था कि कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की ब्रिटिश घोषणा यानी द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध की घोषणा करना। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ एक गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए जाना जाता है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ एक गुप्त वीडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए जाना जाता है? विकल्प है हंसा जीवराज मेहता, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भागवेश्वरी फुकनानी। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो जिन्हें जाना जाता है दोस्तों उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उषा मेहता। किसको जाना जाता है दोस्तों? उषा मेहता को जाना जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कथन से आधारित फिर एक प्रश्न आपको सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीयों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था? वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कथन पर आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। ज़्यादातर कथन पे ही आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीयों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फाइंडले सिरस। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। केवल पहला और तीसरा कथन सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो यार दोस्तों
अवध 9 प्रश्नों को भी आपको देखने को मिलेंगे 4 विकल्पों के आधार पर। अगर आप छोटे छोटे विकल्पों के आधार वाले प्रश्न भी पढ़ते हैं तो हो सकता है शायद उनको मिला करके आपका एक सही कथन पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएं और आप उसका सही उत्तर दे पाएँ। तो निम्नलिखित में किसने भारतीयों की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था? तो जिसने प्रयास किया था दोस्तों वो दादाभाई नौरोजी थे, विलियम डिग्बी थे और फाइनले सीरस भी थे। तो यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आज़ाद हिंद बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? विकल्प है टोक्यो में, सिंगापुर में, रंगून में, क्योटो में। आज़ाद हिंद बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? टोक्यो में किया गया था, सिंगापुर में किया गया था, रंगून में किया गया था या फिर क्योटो में किया गया था? तो दोस्तों आज़ाद हिंद बैंक का उद्घाटन रंगून में किया गया था। कहाँ किया गया था? रंगून में किया गया था, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद बैंक का उद्घाटन रंगून में किया गया था। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो डेट क्या थी तो वो डेट थी प्यारे दोस्तों 5 अप्रैल 1944, याद रखिएगा क्या थी, 5 अप्रैल 1944। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प वेल्लोर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1899, चुआर विद्रोह 1870। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में, संथाल विद्रोह 1855 में, मुंडा विद्रोह 1899 में और चुआर विद्रोह 1870 में। तो दोस्तों वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में, मुंडा विद्रोह 1899 में और चुआर विद्रोह 1870 में नहीं हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा चुआर विद्रोह 1870 में नहीं हुआ था। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों चुआर विद्रोह हुआ था 1766 में, 1766 में शुरू हुआ था और ये 1834 तक चला था। तो इस लिहाज से ये गलत हो गया, चुआर विद्रोह 1766 में हुआ था। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है चुआर विद्रोह 1870। डी विकल्प सही, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लाल डलहौजी को नहीं दिया जाता है? वर्मा का विलय, मैसूर का विलय, सतारा का विलय, पंजाब का विलय। तो दोस्तों वर्मा का विलय डलहौजी को दिया जाता है, सतारा का दिया जाता है, पंजाब का दिया जाता है, पर मैसूर का नहीं दिया जाता। याद रखिएगा दोस्तों, किसका नहीं दिया जाता है? तो मैसूर का नहीं दिया जाता है। मैसूर के विलय का श्रेय डलहौजी को नहीं दिया जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो नरेंद्र मंडल या प्रिंसेस चैम्बर का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था? विकल्प है लॉर्ड कर्जन, ड्यूक ऑफ कैनॉट, लॉर्ड विलेजली, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो दोस्तों नरेंद्र मंडल या प्रिंसेस चैम्बर का उद्घाटन 1921 में किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा किया गया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 12 अगस्त 1765 को घटित हुई थी? विकल्प है प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था, प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। क्या दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ये घटना घटित हुई थी 1765 में। तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।